बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जो आपकी बुक का टाइटल है। PSY 101 आपका कोड है। टुडे आवर टॉपिक इज़ द साइकोडायनेमिक अप्रोच मॉडल। अब जब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर हम लेसन नंबर 1 की बात करें तो हमने जाना कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का तारुफ, नफ्सियात क्या होती है, किन टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, साइकी एंड लोगोस से मिलके बना है साइकोलॉजी वर्ड। साइकोलॉजी की डेफिनेशन को जाना कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जब हम आगे बढ़ते गए फिर हमने इसकी डिफरेंट फील्ड्स कितनी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी वगैरह वगैरह डिफरेंट जो हैं हमने फील्ड्स ब्रांचेस के बारे में जाना। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के कितने मकासद हैं नफ्सियात के, हम नफ्सियात क्यों पढ़ते हैं, हम और फिर हमने मिसकंसेप्शंस पे बात की थी, कितनी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं माशरे में कि माहिर नफ्सियात कौन होते हैं, नफ्सियात के बारे में लोग क्या जानते हैं। तो हमने मिसकंसेप्शंस को भी क्लियर किया था और हमने क्लियर किया था कि एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है और माहिर नफ्सियात का क्या रोल है, क्या किरदार है, हमने जानने की कोशिश की। जब हम आगे बढ़ते गए लेसन नंबर 2 हिस्ट्री, तारीख, जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री है, फिर हमने जाना कि नफ्सियात जो है उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, वॉज दी फर्स्ट फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी। जैसे विलियम वॉन्ड की बात करें तो उन्होंने पहली जो साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कायम की थी और वो जो हिस्ट्री के फाउंडर हैं। इसी तरह बानी हैं साइकोलॉजी के। और फिर हम आगे डिफरेंट हमने बहुत सारी मुस्लिम साइकोलॉजी पे बात की, बहुत से थिंकर्स, फिलोसफर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी खिदमात हैं, उन्होंने जो है वो काम किया है। हमने ग्रीक फिलोसफर्स पे बात की, हमने डिफरेंट हम हिस्ट्री भर रहे थे हिस्ट्री की तरफ। फिर हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात की, नुक्ता नज़र की, डिफरेंट जो थिंकर्स हैं, बड़े बड़े माहिरीन, उन्होंने किस तरह से हर एक ने जो तहकीक की, डेप्थ में जाकर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उनके मुताबिक साइकोलॉजी क्या है। उन्होंने हर एक ने मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स की बात की। जब हम आगे बढ़ते मॉडल्स की जब हम बात कर रहे थे, उसमें बायोलॉजिकल मॉडल, साइकोडायनेमिक मॉडल एंड अप्रोच। आज का हमारा टॉपिक ही साइकोडायनेमिक अप्रोच मॉडल है। वो जो हम मॉडल्स की बात कर रहे थे उनमें से आज एक मॉडल है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मॉडल है, अप्रोच है, कौन से ऐसे जो हैं वो माहिर हैं या कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े जिन्होंने डेप्थ में जाके तहकीक की, हमें बताया कि हम किस तरह से जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में और जान सकते हैं। तो अब डिफरेंट मॉडल से उसमें बायोलॉजिकल मॉडल था, बायोलॉजिकल मॉडल था। इसके अलावा साइको डायनामिक मॉडल के अलावा हम बात करें ह्यूमनिस्टिक मॉडल था, ह्यूमनिस्टिक मॉडल के अलावा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो अब ये जो हमने मॉडल्स डिफरेंट जो हैं इनको जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट की बात की थी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक स्कूल ऑफ थॉट आप कह लें कि उसमें मकबा फ़िक्र, मतलब उन्होंने कोई अपनी नज़रिया, उन्होंने जो है डिफरेंट जो है वो थिंकर्स ने जो है वो जो इंट्रोड्यूस करवाई, जो हम कोई भी आप कह लें कि हमारे लिए जो है और अच्छे तरीके से हम जान सकें कि साइकोलॉजी में और कितने हमने जो है वो डेप्थ में जाकर स्टडी करना है, साइकोलॉजी को अच्छे से हम कैसे जान सकते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स में डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इसीलिए कि हमें ज़्यादा वो कन्फ्यूजन ना हो। हम हर मॉडल का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तो हम हर एक के पर्सपेक्टिव में उसको जो भी देखना चाहें। अब अगर साइकोडायनामिक अप्रोच की बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है, अब सबसे पहले देखिए हम MCQs ज़ाहिर है आपके आते हैं, क्विज़ आ जाते हैं। क्विज़ इसीलिए होते हैं, वो आपके MCQs की तैयारी हो रही होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका पेपर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड MCQs, तो उसमें जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि साइकोडायनामिक अप्रोच मॉडल जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, हु वाज दी फाउंडर ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच। तो आप जो हैं वो ऑप्शंस होंगी डिफरेंट, तो आप उसमें से सिगमंड फ्राइड की अगर बात करें
तो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, ये मॉडर्न साइकोलॉजी के भी फाउंडर हैं। इनकी जो आप इन्होंने हमें बताया कि कैसे इन्होंने बताया हमारे माइंड के जो लेवल होते हैं, हमारे जहन के, ईगो, सुपर ईगो पे भी बात की, आगे जाके हम डिटेल में जानेंगे, जैसे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये जहन के लेवल हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्शियस लेवल कौन सा होता है, अनकॉन्शियस कौन सा होता है, सबकॉन्शियस कौन सा होता है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच की बात करें तो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ द 20th सेंचुरी दैट अफेक्टेड साइकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स इन अ रेवोल्यूशनरी मैनर। क्या बहुत ज़्यादा ये जो थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई, इसने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एंड गिव एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू एक जो है वो नुक्ता नज़र आप कह लें टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर। आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिहेवियर के बारे में एंड मेंटल प्रोसेसेस, क्योंकि हमने जाना था कि साइकोलॉजी की जो जदीद डेफिनेशन है उसके मुताबिक कि साइकोलॉजी इज़ दी स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड एंड बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ज़हनी अमाल, कि अब हमारा जो किरदार है, अगर हम कुछ भी करते हैं या कोई भी काम है, हरकत है, तो उसके पीछे हमारी जो है वो क्या सोच कार फरमा होती है, क्योंकि हमारी नफ्सियात कहती है जैसा फिर हम सोचते हैं हमें वैसा ही महसूस होता है। एज वेल एज मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस ज़हनी बीमारी, जिस तरह से जिस्मानी बीमारियां हैं बहुत सारी, इसी तरह से ज़हनी बीमारियां भी हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है हमारी साइकोलॉजी की ज़ुबान में। मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसी बीमारियां ज़हनी होती हैं। जिस तरह से एक जिस्मानी कमज़ोरी होती है, उसी तरह एक दिमाग की कमज़ोरी भी होती है। तो हमने ये जानना है कि जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, जिस्मानी बीमारियों को दूर करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, हम जाते हैं कि हमारी वीकनेस दूर हो, हमारी कोई बीमारी। इसी तरह जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, हमें कोई परेशानी हो जाती है, हम दुख, कोई ट्रॉमा, कोई सदमा, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, तो तब हमने कैसे जो है वो कैसे माहिर नफ्सियात की हेल्प लेनी है, कैसे हमने अपनी ज़हनी बीमारी को, कमज़ोरी को दूर करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब जब आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इसमें डिफरेंट जैसे रूट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, यहाँ पे आपको जो है इसमें इनर टेंशन है, एक्शन होगा, किस तरह से रिड्यूस होगी टेंशन, किस तरह से आपकी इनर टेंशन होती है, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो सिगमंड फ्राइड को अगर हिस्ट्री में हम जाएंगे तो इनका ईयर है 1856 टू 1939, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फ्राइड, माइंड की बात करते हैं, जहन की। देखें, हमारा ब्रेन है, दिमाग जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगेन आपको बताऊंगी। अब हमारे ब्रेन, दिमाग के अंदर हमारा माइंड होता है, जहन कहते हैं। अब इस जहन के, माइंड के कुछ लेवल हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ माइंड, नंबर 1 कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। अब अगर आप कॉन्शियस और सब कॉन्शियस की बात करें तो सब कॉन्शियस की आगे से 2 टाइप्स हैं, एक प्री कॉन्शियस है, एक आपका अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस को उर्दू में शऊर कहते हैं, अनकॉन्शियस को उर्दू में लाशऊर कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में क्या डिफरेंस है, यानी कि शऊर और लाशऊर में क्या डिफरेंस है। कॉन्शियस जिसे शऊर कहते हैं, ये हमारे जहन का वो लेवल है जिससे हम आगाह होते हैं, शऊर है, हम आगाह हैं, हम अवेयर हैं, हमें पता है थॉट्स का अपने बारे में। लेकिन अगर हम अनकॉन्शियस, लाशऊर की बात करते हैं, ये हमारे जहन का वो लेवल है डियर स्टूडेंट्स जिससे हम अवेयर नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ये लाशऊर है। देखें, बहुत से अनप्लेजेंट, बहुत से नाखुशगवार ऐसे वाक़यात, एहसासात होते हैं जो कि पेन, जिसके साथ कोई दर्द है, कोई इस तरह का कोई बचपन में कोई ऐसा वाक़या हो गया जिससे हम कहने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो अंदर ही अंदर ना हमारी बातें दब जाती हैं, वो कहीं ना कहीं लाशऊर में चली जाती हैं बातें। अब जब फ्राइड ने जब अपना आगे, इन्होंने, मैं आपको बताऊंगी कि इनके जो साइको एनालिसिस पे हम बात करेंगे, इन्होंने एक तरीका, इन्होंने एक थेरेपी इंट्रोड्यूस करवाई, अब तरीका इलाज कह लें। उन्होंने कहा कि
क्लाइंट की हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में अगर देखें ज़ुबान में हम पेशेंट को क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट हम कहते हैं क्योंकि वो हमारे काबिल एहतराम होते हैं तो हम उनको क्लाइंट कहते हैं। अब उन्होंने कहा था कि क्लाइंट के जो है वो अनकॉन्शियस लेवल को कॉन्शियस लेवल तक लाना बहुत ज़रूरी है कि उनको अवेयरनेस हो, उनको आगाही हासिल हो, उनको वो एक लंबा प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे वो हम उनको उसमें लेके जाते हैं, तो ये आप आगे आगे जानेंगे। अब ये आपकी बुक में भी जैसे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है तो उसमें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इसकी डेफिनेशंस है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद होनी चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्शियस की बात करें, कॉन्टेन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ विच वन इज़ इमीडिएटली अवेयर, जैसे मैंने आपको बताया भी इमीडिएटली अवेयर होते हैं। सब कॉन्शियस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ये माइंड का लेवल है बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस लेवल, यानी कि कॉन्शियस लेवल अवेयरनेस के बिलो के नीचे का लेवल जो है। एंड प्री कॉन्शियस जो होता है ये पार्ट है आपका सब कॉन्शियस का, दैट कैन बी असेस्ड बाय डेलिब्रेट चॉइस। आप उसको जो है बाद में असेस कर सकते हैं किस तरह। अनकॉन्शियस वही लाशऊर मैंने बोला है कि जिसमें आप कैन नॉट बी असेस, नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपकी जो आइडियाज़ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, और इस तरह से है। तो बाद में फिर आपको जो है वो किस तरह से वो अनकॉन्शियस को कॉन्शियस लेवल तक लाया जाता है, ये माहिर नफ्सियात कैसे उनकी मदद करते हैं, ये आप आगे जाके जानने की कोशिश करेंगे। और फ्राइड ने बहुत बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने हमारे बहुत सी उनकी जो है वो खिदमात हैं। और ड्रीम्स इन फ्राइडियन अप्रोच, अब ड्रीम्स की अगर बात करें, जैसे अब कहा गया कि ड्रीम कंटेंट की 2 टाइप्स हैं, मैनिफेस्ट कंटेंट एंड लेटेंट कंटेंट। ड्रीम्स रिफ्लेक्ट अनकॉन्शियस नीड्स, कहते हैं जो हमारे ख्वाब होते हैं, ख्वाबों की भी हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है ना, रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे लाशऊरी हमारी ख्वाहिश, नीड्स को, डिज़ायर्स को, इम्पल्सिस को। एंड ड्रीम्स हैव 2 लेवल्स। हमारे ड्रीम, आपको अगर MCQs में आ जाते हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं और आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी लेवल्स ऑफ ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल अप्रोच, ये फ्राइड के अप्रोच के मुताबिक। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 लेवल्स ऑफ ड्रीम एंड कंटेंट एंड लेटेंट, ठीक है, यानी कि मैनिफेस्ट कंटेंट एंड लेटेंट कंटेंट। अब जब मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट में आपको डिफरेंस भी आना चाहिए, ऑब्वियस होता है। मैनिफेस्ट कंटेंट अपरेंट पार्ट होता है, व्हाट अ ड्रीम, क्या है ख्वाब, जो कि अपीयर होता है टू बी द ड्रीमर, जो ड्रीमर है। एंड जो उसके जो लेटेंट कंटेंट है, ड्रीम्स ट्रू मीनिंग विच इज़ यूजुअली डिस्टिंग्विश्ड और डिस्टॉर्टेड बाय ड्रीम वर्क। अब इसमें आप डिफरेंट जो हैं वो आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में। अच्छा जी, अब इम्पॉर्टेंट जो हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फ्राइड ने बहुत काम किया। अब हम हर पॉइंट को जो है देखते हैं। जी हाँ जी, जैसे कि आपको पता ही है कि फ्राइड जो हैं वो एक फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको अगर आए कि फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, अब पेज नंबर 27 जब आप पहुँचेंगे और रीड कर रहे होंगे तो आप फाउंडर ऑफ, अब साइको एनालिसिस क्या है, अब आपके जहन में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट कि अब साइको एनालिसिस क्या है। साइको एनालिसिस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया फ्रिगमेंट फ्राइड ने। इसको उर्दू में तहलील नफ्सी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि शऊर को, लाशऊर को शऊर की सतह तक लाना, तो तहलील नफ्सी में यही जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। जब तो फ्राइड ने कहा कि आप जो है वो क्लाइंट के लाशऊर को शऊर की सतह तक लेकर आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। अब उनकी हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया हुआ है। अब वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने कहाँ पर पढ़ा, किस तरह से, तो सारी हिस्ट्री है इनकी, ठीक है, कैसे उन्होंने इसका आगाज़ किया, ठीक है। ठीक है, अब जब हम फिर हम आगे बढ़े थे, फिर हमने जब ये पेज नंबर 28 पे जब हमने देखा ड्रीम्स के बारे में जाना, कितनी उनके लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ ड्रीम्स। एंड फिर हमने लेवल्स की बात की, जो माइंड के लेवल होते हैं।
इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पे, तो मोटिवेशन, मोटिवेटिंग फोर्स, वैसे मोटिव एक वर्ड है। मोटिव, अगर आप मोटिव की बात करें, मोहरिक, वो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कुव्वत जो आपको कोई काम करने के लिए अंदर से उकसाती है। अब वो कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड जो कि सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, जिससे कि एरोस एंड थैनाटोस। एरोस की अगर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड लाइफ फर्मिंग फोर्स है एक्सप्रेस्ड इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग प्रोक्रिएशन। एंड थैनाटोस की बात करें डिस्ट्रक्टिव होती है। देखिए एरोस जो है वो लाइफ फॉर्मिंग फोर्स है, जबकि थैनाटोस जो है वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है एक्सप्रेस्ड इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ एज वेल एज एग्रेशन टूवर्ड्स अदर्स। एग्रेशन को आप बात करें तो वो जहराना रवैया, गुस्सा, किसी पे गुस्सा निकालना, इस तरह से हम बात करेंगे। एंड अगर हम बात करें साइकोडायनेमिक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, तो इज़ अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड कंटेनिंग, अगर आप 3 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लाइन, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, containing 8 ईगो एंड सुपर ईगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और जब भी ईड ईगो एंड सुपर ईगो की बात आती है डियर स्टूडेंट्स, तो फ्राइड का जो है वो लाजमन जिक्र आएगा, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ईड की बात करते हैं तो अगर आपने हिस्ट्री की बात की हो ना, तो आपको याद होगा कि एक मुस्लिम थे जो बड़े थिंकर माहिर, तो उन्होंने जो है वो जैसे नफ्स पे मुस्लिम मुफक्कीरीन ने बात की कि नफ्स लवामा, अमारा, मुतमइन्ना, ये वो ईड ईगो सुपर ईगो आप कह लें। जैसे ईड की बात करें तो कहते हैं एट बर्थ द इंटायर माइंड कंसिस्ट ऑफ ओनली ईड, इट कंसिस्ट ऑफ प्योर, आप कह लें इंस्टिंक्चुअल एनर्जी एंड एग्जिस्ट एंटायरली ऑन द अनकॉन्शियस लेवल। अगर आप ईट की बात करें, अगर आपका एमसीक्यूज में आ जाता है कि ये अनकॉन्शियस लेवल की इसमें होगा, क्योंकि इट इज़ द सोर्स ऑफ बेसिक ड्राइव्स, ऑपरेट्स अंडर द प्लेयर प्रिंसिपल। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लेयर प्रिंसिपल। प्लेयर प्रिंसिपल क्या है? इट वांट्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, फौरी तौर पर हमें वो ज़रूरत हमें होता है, मतलब किसी को अगर ईड है तो होता है कि फौरी तौर पर मुझे ये मिल जाए, मतलब मेरी जो है वो सेटिस्फेक्शन बस हो जाए। वो कोई हमें ये नहीं, हम उस टाइम ये नहीं देखते कि इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा। अगर इसमें रिफ्लेक्स एक्शन है तो रिफ्लेक्स एक्शन में एक ऐसा रिस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली टू अ सोर्स इरिटेटिंग, फॉर एग्जांपल इन्फेंट छोटा बेबी है, मे स्नीज इन रिस्पॉन्स टू एन इरिटेंट इन दी नोज और रिफ्लेक्सली मूव अ कन्फाइंड लिम्ब बाय एक्सेट्रा, एग्जाम्पल दी हुई है। एंड विश फुलफिलमेंट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये भी बहुत पेचीदा है। इट इज़ दी conjuring up of an image of an object or event that is capable of satisfying our biological need. For example, hungry person thinks of food related objects के मतलब अगर wish fulfillment है ना, तो आप अगर hungry भूखा बंदा है तो वो सोच रहा होता है कि अच्छा वो food related objects के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी तरह से dear students आप बात कर रहे हैं, अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो है ईगो। ईगो, आप अगर ईगो की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये ईड एंड सुपर ईगो के सेंटर में आते हैं कि बैलेंस करने के लिए, जैसे कि इमीडिएट द लिंक ऑफ द सेल्फ विद द आउटसाइड वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड, जबकि पहले था प्लेयर प्रिंसिपल, रियल वर्ल्ड एज वेल एज बिटवीन द ईड एंड सुपर ईगो, यानी कि सुपर एंड ईगो सुपर ईड एंड सुपर ईगो के सेंटर में होती है, ऑपरेट्स अंडर दी डिमांड्स फॉर द ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये रियलिटी प्रिंसिपल के तौर पर काम करती है, ऑपरेट्स इन दी सर्विस ऑफ इट, यानी कि आप ये कह लें कि अगर व्हेन द पर्सन इज़ हंग्री द ईगो फाइंड्स फूड, मतलब जब एक पर्सन जो है वो भूखा है, उन्हें भूख महसूस हो रही है, तो ईगो जो है वो ढूंढेगी किसी खुराक के, फूड के, मैं क्या खाऊं। व्हेन द पर्सन इज सेक्सुअली अरोज्ड द पर्सन फाइंड्स एन एप्रोप्रिएट सेक्स ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन द पर्सन इज थर्स्टी, अगर वो प्यासा है, उसे प्यास लगी है, तो ईगो फाइंड्स लिक्विड,
वो ढूंढेगी। जबकि अगर ईड और ईगो में डिफरेंस करें तो ईड में तो फौरी तौर पर बस पर्सन को होता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो नताइज की परवाह नहीं होती, उसके कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, बस फौरी तौर पर होता है मुझे ये चीज़ मिल जाए, क्योंकि प्लेयर प्रिंसिपल के तहत वर्क जो है वो करी होती है। एंड अगर आप ये देखें क्योंकि अच्छा जी, उसके बाद है सुपर ईगो। सुपर ईगो इज़ अ थर्ड कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये शख्सियत का कंपोनेंट थर्ड, दैट मेक्स थिंग्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। सुपर ईगो में आप कह लें कि ज़मीर की आवाज़ भी जाग उठती है, ही नहीं कि आप कह सकते हैं अच्छाई और बुराई में तमीज़ जो है वो आ जाती है, आपको पता है कि क्या अच्छा है, अगर किसमें सज़ा मिलेगी, किसमें क्या होगा, इसी तरह से। अब फिर हम जब आगे बढ़ते जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें, शख्सियत की डेवलपमेंट की, तो स्टेज अप्रोच, अब स्टेज अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाई फ्राइड ने, तो साइकोडायनेमिक अप्रोच प्रपोज अ स्टेज थेरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आप स्टेज थेरी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आ जाती है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। ओरल स्टेज की बात करें तो जब छोटा बेबी की बर्थ से लेकर 1.5 1.5 साल के जो अरसे तक ये स्टेज होती है, जिसमें ईगो फॉर्मेशन बिगिंस, वेयरिंग बिगिंस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज़ लर्न, बॉडी इमेज डिवेलप्स होती हैं। एनल स्टेज में आप 1.5 साल से 3 साल की उम्र तक के बच्चों की स्टेज होती है, इसमें ईगो की डेवलपमेंट होती है, कंटिन्यूशन ऑफ ईगो एंड टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बच्चों की, उन्हें पता चल रहा होता है हमने कैसे टॉयलेट जाना है वगैरह वगैरह, फॉर्मेशन ऑफ सुपर ईगो। एंड फेलिक स्टेज जो है वो 3 से 5 साल की उम्र के दरमियान होती है, 5 साल तक, तो बॉडीली एंड जेनिटल उन्हें अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है। एंड जेनिटल स्टेज में पुबर्टी, एंड ऑफ लाइफ, इनकी सिम्बॉलिक ग्रेटिफिकेशन ऑफ ड्राइव, सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग वगैरह वगैरह। अब इसी तरह से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये डिफरेंट हम स्टेजेस से गुज़रते हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड। हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, पहले हम छोटे बेबी से लेकर फिर आहिस्ता 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 आप बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह एंजाइटी, अब अगर पेज नंबर 31 पे आप आएँ तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी एक वर्ड है, ANXIETY, एंजाइटी प्रोनाउंस करेंगे। एंजाइटी को उर्दू में तशवीश या परेशानी कहते हैं, इज़्तिराब। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तशवीश परेशानी पाई जाती है। अब यही अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो एंजाइटी जो है वो हमारी साइकोलॉजी में इसकी बड़ी अहमियत है कि बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है। बहुत सारे लोग जब ये बढ़ जाती है ना, बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उन्हें लग रहा होता है कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। फिर आगे जाके पैनिक अटैक, उसमें सडन लोगों को इतनी शदीद होता है कि बस उन्हें इतनी उस टाइम तकलीफ़ हो रही होती है, वो कहते हैं कि बस अगर कहीं बैठा होना तो मैं दौड़ के चला जाऊँ। मुझे अक्सर लोग टेस्ट करवाने चले जाते हैं कि इसकी जगह मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी अभी डेथ होने लगी है, अल्लाह रहम फरमाए। तो जब वो टेस्ट करवाते हैं ना, तो टेस्ट में उनके क्लियर आते हैं। अब जब उनके टेस्ट क्लियर आते हैं तो 100% श्योर यही बात होती है कि उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो एंजाइटी है। उसमें पर्सन को लग रहा है कि उसको कुछ हो जाएगा, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसको टेंशन है, परेशानी है जो उसको तंग कर रही है, तो उसको इस वजह से होता है। ठीक है। और इसी तरह एंजाइटी एंड इमोशनल स्टेट एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ फेल्ट थ्रेट टू द सेल्फ। एंजाइटी राइजेज व्हेन ईगो कैन नॉट कोप टू मच ऑफ डिमांड्स ऑफ द इट। अभी किस वजह से उसे डिमांड्स ऑफ द ईगो या एक्सटर्नल डेंजर वगैरह वगैरह। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और आने लगा है, वेरी वेरी हमारी साइकोलॉजी में। अभी मैं जिस पॉइंट पे बात करने वाली हूँ, डिफेंस मैकेनिज़म्स, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको अगर फ्यूचर में इस फील्ड में आगे जाना है, बढ़ना है, तो आपको डिफेंस मैकेनिज़म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप जहाँ देख रहे होंगे कि फ्राइड ने कितना काम किया है कि इनकी जो साइकोडायनेमिक थ्योरी अप्रोच है, मॉडल है, कितने इसमें पॉइंट्स हैं। आप सबको इन पॉइंट्स के बारे में क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके। अगर किसी के फिर भी कन्फ्यूजन होती
होती है। तो मेरी कोशिश मैंने की है कि आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकूं। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो हैं वो कैंपस आ जाएं, या आप जो हैं किसके इंचार्ज हैं कैंपस के, या कोई भी कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, तो मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगी। क्योंकि ये जब स्टार्ट में साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत सारी इस तरह देखें, ये जो पहले 2 साल होते हैं साइकोलॉजी जब आप स्टार्ट करते हैं बड़े अहम होते हैं। तो इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, आप वो सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगे। तो अभी से ही अपनी सारी कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश किया करें, आपकी एक अच्छी जो है वो बेस बन जाएगी। डिफेंस मैकेनिज़म्स को आप उर्दू में कह लें, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, डिफेंस मैकेनिज़्म एहतियाती तदाबीर। हम अपनी टेंशन से, एंग्जाइटी से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता इख्तियार कर लेते हैं फ़रार का, या अब डिफरेंट किस्म के डिफेंस मैकेनिज़्म। हम वो फ़रार का रास्ता कैसे इख्तियार करते हैं, या अपना कोई गुस्सा है वो किसी पे कैसे किस तरह निकाल देते हैं हम बचने के लिए, हम ये जानेंगे। अब डिफेंस सिस्टम दैट में बी डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। अब नंबर 1 जो डिफेंस मैकेनिज़्म है रिप्रेशन रिग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेशन एंड रिग्रेशन हैं क्या। ये दोनों एक डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। रिप्रेशन ब्लॉकिंग अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, जो अनएक्सेप्टेबल का नाकाबिल कबूल जो थॉट्स होती हैं, बाय पुशिंग देम, आप पुश कर देते हैं उनको इनटू दी अनकॉन्शियस, लाशऊर में। फॉर एग्जाम्पल फॉरगेटिंग इवेंट्स ऑफ द पेनफुल चाइल्डहुड, हो सकता है कि आपके छोटे होते कोई ऐसे इवेंट्स हों, वाक़यात हों जिनके साथ बड़ा दर्द हो, तो आप उनको भुलाने की करते हो कि नहीं नहीं नहीं, अगर ये मुझे याद आएंगी ना तो मुझे बड़ी टेंशन होगी, बड़ी तकलीफ़ होगी। तो आप जब उन्हें अनकॉन्शियस के अंदर वो दब जाती हैं, तो वो एक आपका ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म बन गया। उसके बाद है रिग्रेशन में रिवर्टिंग बैक टू अ स्टेज, आप चले जाते हैं दैट वाज सेटिस्फाइंग, जिसमें आप बड़े मुतमईन होते हो। आप वो चले जाते हो कि अच्छा अभी मुझे टेंशन हो रही है, तो चलो मैं ऐसी स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ जब मैं मुतमईन अपने आप को करवा सकूँ। फॉर एग्जाम्पल अ बॉस शोइंग टेम्पर एंड लाइक अ चाइल्ड और एक्टिंग लाइक अ बेबी। अगर कोई माजी की तरफ जा रहा है या एक्ट कर रहा है बेबी की तरह, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है उसको कोई टेंशन है तो वो उस तरह से एक्ट करना शुरू हो गया। उसको बस ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से मैंने इस परेशानी से जो ना हटना है या बचने की जो है वो कोशिश करनी है। डिस्प्लेसमेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म है। रीडायरेक्टिंग दी एक्सप्रेशन ऑफ अनवांटेड डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं और इम्पल्सिस होती हैं टू आर सब्स्टिट्यूट रादर दैन दी एक्चुअल टारगेट से। डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक बड़ी मैं आपको मिसाल देती हूँ, बुक में भी मेंशन है, बीटिंग चिल्ड्रन When a wife cannot express anger toward husband, अगर एक वाइफ हैं उन्हें गुस्सा अपने हस्बैंड पे है, वो नहीं निकाल पा रही, वो इतनी बेबस हैं, तो वो अपने बच्चों को मार कर अपना सारा गुस्सा निकाल देंगी, हालांकि उसमें बच्चों का कोई कसूर भी नहीं होगा, लेकिन उनको बस ये होगा कि वो गुस्सा है तो बस उन्होंने उनको मारा बच्चों को, तो उनको जो है वो होता है कि मैं कहीं ना कहीं तो मेरी ये निकलेगी ना अंदर से, तो मैं उनको ये होता है कि बाद में चलें जो है ना उनको गुस्सा जो है वो उनका थोड़ा ठंडा हो जाएगा। रैशनलाइजेशन एक और अहम डिफेंस मैकेनिज्म है। इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वंस बिहेवियर, आप जवाब तलाश कर लेते हैं, कोई बहाना। फॉर एग्जांपल जैसे गोइंग फॉर अ सेकेंड मैरिज के लिए अगर कोई बंदा जा रहा है, तो सेइंग दैट द फर्स्ट वाइफ वाज कॉल्सम, वो इस तरह से कह देंगे, कोई ना कोई बहाना या जवाब तलाश कर लेंगे कि कोई उन्हें कुछ कह ना सके। डिनायल स्टेज में तो आप बिल्कुल ही इनकारी हो जाते हैं, आप रिफ्यूज़ कर देते हैं टू एक्नॉलेज और एक्सेप्ट एंग्जाइटी को, आप इनकारी हो जाते हैं। बीइंग अ हैवी स्मोकर, अगर कोई हैवी स्मोकर है बट सेइंग आई एम एन ओकेजनल स्मोकर, तो कहीं ना कहीं वो इनकारी से हो जाते हैं, डिनायल स्टेज में चले जाते हैं। प्रोजेक्शन की बात करें तो attributing unwanted thoughts and impulses to others. For example, a person takes bribe and blames, अगर वो blame करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि for paying him not enough salary, तो ये प्रोजेक्शन की एक एग्जांपल है। सब्लिमेशन की बात करेंगे तो इसमें आप कन्वर्ट कर देते हैं आपकी जो अनवांटेड जो इम्पल्सिस होती हैं इनटू सोशली अप्रूव्ड। हो सकता है मिसाल के तौर पर जैसे डिसलाइकिंग द इन लॉज, अगर आप कोई फीमेल हैं वो बड़े टफ उसमें इन्वायरमेंट में रहती हैं, वो डिसलाइक भी करती हैं इन लॉज को, बट बिहेविंग इन वेरी फ्रेंडली मैनर, लेकिन वो बिहेव कर रही हैं कि मैं बड़ी फ्रेंडली मैनर में उनके साथ बिहेव कर रही हूँ। और बिकमिंग अ स्टैम्प कलेक्टर टू ओवरकम द इम्पल्स टू सील वगैरह वगैरह, इस तरह से। अब
अगर साइकोथेरेपी, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31 पे, अब मैं पेज नंबर 31 पे ही हूँ। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी का जहाँ पे वर्ड आएगा आपने हमेशा याद रखना है, थेरेपी को कहते हैं तरीका इलाज के लिए। हमारी साइकोलॉजी में डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, आगे जाकर पढ़ते रहेंगे। आज जो मैं आपको थेरेपी के बारे में बताने लगी, जो फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस को उर्दू में तहलील नफ्सी कहते हैं। तहलील नफ्सी साइको एनालिसिस एक ऐसा तरीका इलाज इंट्रोड्यूस करवाया था, फ्राइड ने करवाया है। ये एक एन इंटेंसिव लॉन्ग टर्म साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर है, लॉन्ग टर्म चलता है, रिक्वायर्स लॉन्ग सेशंस। सेशंस क्या होते हैं, किसी में आएगा कि सेशन जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आए, पेशेंट आए, वो हमारे पास आके अपना मसला बताते हैं, बैठते हैं। अब दूसरे डॉक्टर्स हैं, उनके पास तो ज़ाहिर है वो आए, अच्छा मुझे बीमारी है, अच्छा फ्लू है, ये है, वो आपको दवाई लिख के दे देते हैं, अच्छा ठीक है आपने इस तरह एहतियात करनी है, ये मेडिसिन खानी है और आपने तब मुझे चेक करवाना है, इतने दिन दवाई खानी है। अब हम मेडिसिन लिखकर नहीं देते, हमारी अलग से फील्ड है, साइकोलॉजिस्ट की बातें मेडिसिन का काम कर सकती हैं। वो उन्हें जो है वो उन सेशंस चलते हैं, अब 12 भी चल सकते हैं, 8 भी, 5 भी, इससे ज़्यादा भी, जिस तरह से क्लाइंट की कंडीशन है आप उनको सेशंस। अब हमारा एक कम से कम भी एक सेशन जो है 40-45 मिनट्स का होता है, 1 आवर तक भी जा सकता है, ज़्यादा भी। तो हम फिर क्लाइंट को प्रॉपर उनका सेशन चलता है इतने मिनट का, उनको बिठाते हैं, उनकी सारी बात सुनते हैं, बायोडाटा, हम अपना तारुफ करवाते हैं, आरामदेह माहौल में बिठाते हैं, और हमारा मकसद होता है उनको वो कंफर्टेबल फील करें। और हम भी उन्हें बताते हैं कि हमारे इसमें कितना गैर कानूनी काम है। अगर हम एक पेशेंट की बात दूसरे को बताएं तो आप हौसला रखें कि हमारे पास ही बातें रहेंगी। और फ्राइड ने कहा था कि आप क्लाइंट को इतना कहें कि आप उसको कहें बोलो, ये मत सोचें कि आपका ख्याल कितना गैर अहम है, कितना संजीदा है, आप बोलें। जब आप बोलेंगे अपने दिल और दिमाग की सारी बातें बाहर लेकर आ जाएंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। ये मत सोचें कितना अजीब सा ख्याल है, कितना फजूल सा है, नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम जब आगे आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसमें इन्वॉल्व होती स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन दी थेरेपिस्ट एंड दी पेशेंट। अब थेरेपिस्ट कौन है, एक माहिर नफ्सियात, उसे आप थेरेपिस्ट कहते हैं क्योंकि वो थेरेपी अप्लाई कर रहा है, डिफरेंट तरीका इलाज अप्लाई कर रहा है, उसको टिप्स बता रहा है, एक्सरसाइज बता रहा है, तो वो थेरेपिस्ट है। और पेशेंट, तो जो पेशेंट है जिन्हें हम क्लाइंट कहते हैं। अब टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, गोल क्या सेट करना है, क्या मकसद है, किसको अचीव करना है, ये कैसा तरीका इलाज है। टारगेट में आपने एक्सप्लोर करना है अनकॉन्शियस मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिज़ायर्स को, कौन सी लाशऊरी ऐसी, कौन सी ऐसी है जो हमारी लाशऊरी ऐसी मोटिवेशन है, कोई कुव्वत है, कोई तजाद है, डिज़ायर, ख्वाहिशात है, हमें समझ नहीं आती वो क्या है, उनको जानने, टारगेट बनाना है। गोल क्या है, आपने इस्टेब्लिश करनी है इंट्रा साइकिक हार्मनी बाय डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ ईड। फिर क्या रोल है ईड का, सुपर ईगो का, और जो है वो सुपर ईगो का, रिड्यूसिंग ओवर कंप्लाइंस विद सुपर ईगो एंड बाय स्ट्रेटनिंग द ईगो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिप्रेशन द थेरेपी गिव्स। अब थेरेपी तरीका इलाज जो है, कोई ये तरीका जो अप्लाई करते हैं हमारे नफ्स, गिव्स देता है, सेंट्रल इंपॉर्टेंस है, अहमियत है, टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनर इन विच द पर्सन यूजेस रिप्रेशन फॉर हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट। किस तरह से वो हैंडल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए किस तरह से पर्सन यूज़ करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, ठीक है। इंटरवेंशंस यूज, अब इंटरवेंशंस क्या हैं, ये जो मैं आपसे अभी बता रही थी ना, आपको वर्ड्स में मैंने बताने की कोशिश किया। ये डिफरेंट, उन्होंने देखिए हर थेरेपी के अंदर, तरीका इलाज के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है, टिप्स होते हैं, टेक्निक्स, जैसे फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में अकॉर्डिंग टू क्लाइंट kept in a comfortable position, आरामदेह पोजीशन होनी चाहिए क्लाइंट की। The patient is asked to talk aloud and say whatever comes to his mind, जैसे कि मैंने आपको बताया, without considering whether or not it is relevant, rational or sensible। बोलें, आप क्लाइंट से कहें कि इतना आरामदेह महसूस करवाएं, इतना कंफर्टेबल फील करवाएं कि वो अपने दिल दिमाग की सारी बातें बाहर आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए। The patient is asked to reveal even the most undesirable and strong thoughts that have been repressed. This leads to emotional release called catharsis. Dear students, catharsis का जहाँ पे भी वर्ड आएगा
दिल का बोझ जिससे हल्का हो सके। अब हम माहिर नफ्सियात जो हैं वो बताते हैं पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, कि कैसे आपने कैथारसिस के ज़राए ढूंढने हैं। माहिर नफ्सियात से बात करें, कोई डायरी लिखें, अपने कुछ पॉइंट्स को जो आपके दिल में है उसको लिखा करें, वॉक, कुछ भी और डिफरेंट चीज़ें बताएं जिससे आपके दिल का बोझ हल्का हो सके। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, एट टाइम्स पेशेंट फील्स ambitions and is unable or unwilling to express, वो मतलब इस काबिल नहीं होता कि वो एक्सप्रेस कर सके सम थॉट और फीलिंग को। तो जो बैरियर्स होते हैं बिटवीन उनकी कॉन्शियस एंड नॉन कॉन्शियस के दरमियान, ला शऊर और शऊर, दी साइको एनालिस्ट जो होता है उसका मकसद होता है टू ब्रेक डाउन सच रेजिस्टेंसेस सो दैट द पेशेंट इज़ अनेबल टू फेस दी, वो फेस करने के काबिल हो सके, वो फेस करे कि जो अनप्लेजेंट नाखुशगवार थाट्स, इम्पल्सिस हैं, इवेंट्स हैं, उनको फेस करना सिखाया जाए कि अगर जब तक हम अवॉइड करते रहेंगे हमें प्रॉब्लम होगी, हमें कैसे फेस करके आगे बढ़ना है। मैंने ड्रीम्स के बारे में बताया था, अगर ड्रीम एनालिसिस होता है, ख्वाबों का तज्जिया किया जाता है, किस किस तरह से ड्रीम्स हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, थेरेपिस्ट क्या ट्राई करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ट्रांसपेरेंस होती है, काउंटर ट्रांसपेरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसपेरेंस होती है पेशेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्स, क्लाइंट का, मरीज़ का, जो कि टूवर्ड द थेरेपिस्ट is often an indication of the patient's relationship with the person who had been the center of the conflict. It may be negative भी हो सकता है, पॉजिटिव। काउंटर ट्रांसपेरेंस में थेरेपिस्ट जो होता है उसका इमोशनल रिएक्शन होता है टूवर्ड द पेशेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ही मे आल्सो स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग ऑफ द पेशेंट। ट्रांसपेरेंस इज एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड एज पार्ट ऑफ द थेराप्यूटिक प्रोसेस। ये जो चल रहा होता है इसका एक पार्ट है। एक ट्रांसपेरेंस में हम मज़ीद और भी बात करेंगे, ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है। आगे है देखिए क्रिटिसिज्म। देखिए क्रिटिसिज्म ज़िंदगी में, देखिए तनकीद, अब कोई भी थेरी आप आगे भी पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, जिसने कोई थेरी इंट्रोड्यूस करवाई, कोई नज़रिया हर माहिर ने अपना, तो कोई क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि हो सकता है कि कोई चीज़ मिस है, हो सकता है अगले आने वाली किसी ने थेरी इंट्रोड्यूस करवाई है, उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल के मुताबिक किया है, तो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर न्यू फ्राइडियन वो थेरिस्ट होते हैं हु बिलोंग टू दी, जो कि बिलोंग करते हैं फ्राइडियन स्कूल एंड सपोर्ट कर रहे होते हैं इसको, बट लेटर रेस्ट ऑन सम इश्यूज एंड डिफरेंट फ्रॉम फ्राइड। दे एम्फेसाइज, जोर देते हैं मोर देन फ्राइड। वो किस पे जोर देते हैं? करंट जो अभी की सोशल इन्वायरमेंट है, प्लेन इंपॉर्टेंट रोल। वो कहते हैं कि फ्राइड जो है वो ये बात करें, लेकिन अभी का जो माहौल है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी की ज़िंदगी में। लाइफ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी माहिरीन हैं, जैसे अल्फ्रेड एडलर जो हैं, उन्होंने जो है, अगर आप उनकी बात करें तो उन्होंने भी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया है। अब अगर इनकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू हिम हिज थेरी, इनकी थेरी का नाम है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, विच इन मैनी वेज इज़ द ऑपोजिट ऑफ फ्राइडियन थेरी के ऑपोजिट है। फॉर फ्राइड के लिए इंडिविजुअल्स आर, पर्सन को कहते हैं ना, इंडिविजुअल किसी भी बंदे को, पर्सन को, और कॉन्स्टेंटली इन कॉन्फ्लिक्ट, वो तजाद में विद वन अनदर एंड विद सोसाइटी के साथ। जबकि एडलर ने देखा seeking relationships and harmony, he looked upon mind as an integrated whole working to help to attain the future goal. Initially he was Freud's closest friend था, वो Freud का closest friend था, but diverted and launched his version of psychoanalytical approach and different from Freudian। वो किस किस वजह से आपको डिफरेंस भी आ सकता है। इसी तरह आगे आप बढ़ेंगे तो डिफरेंट अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके मेन कॉन्सेप्ट क्या थे? एडलर की अप्रोच के मेन कॉन्सेप्ट्स थे एस्टीम, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बर्थ ऑर्डर, विल टू पावर एंड स्टाइल ऑफ लाइफ। एस्टीम एतमादी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एहसास कमतरी का शिकार होता है ना, बर्थ ऑर्डर जो होता है बच्चों का, कौन सा ऑर्डर है, विल टू पावर एंड स्टाइल ऑफ लाइफ। वी आर अ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट हैं ऑफ दिस सोशल इन्फ्लुएंस ऑन आवर पर्सनैलिटी। गोल्स, मकासद एंड इंसेंटिव्स ड्राइव अस मोर देन ड्राइव्स एंड इंस्टिंक्ट्स। आवर गोल इन लाइफ इज़ टू अचीव सक्सेस। हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का? हमने अचीव करनी है कामयाबी एंड सुपीरियरिटी। एक होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होती है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फीलिंग आ जाती है, हम किसी से कमतर अपने आप को समझते हैं, और एक में लग रहा होता है कि हम तो जो हैं वो बहुत अब आगे बढ़ गए। इसी तरह
आगे एक और माहिर आ जाते हैं, उन्होंने भी जो है वो अपनी तरह से जो है वो अपनी थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई और उनकी जो है वो पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड वंस एबिलिटी टू कंट्रोल वंस डेस्टिनी। और उन्होंने कहा, डिफरेंटली बिलीव किया कि स्पिरिचुअल साइड मस्ट बी सेटिस्फाइड विच यूजुअली हैपन्स इन मिडिल एज व्हेन मैनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ साइकी हैव बीन डिस्कवर्ड। अब योंग जो है, योंग डिसएग्रीमेंट्स, उन्होंने कैसे डिफरेंट माहिरीन ने कैसे डिसएग्री किया फ्राइड को, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आपने सब माहिरीन के उनके जो जितने जो उनके हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने उनको देखना है। अब मेजर गोल ऑफ लाइफ, इस तरह से अनकॉन्शियस आर्कीटाइप्स, ये भी एक अलग से टॉपिक है। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे इसका एंड करते हैं, क्योंकि इसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, हम नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। अस्सलाम वालेकुम।